आज हमारे पास मंजिल विद अंसारी चैनल द्वारा तैयार किए गए बहुत ही शानदार हैंड रिटन नोट्स हैं। हाँ, और ये नोट्स खास तौर पर यूपी टेट, सी टेट और डीएसएसबी जैसी परीक्षाओं के लिए बनाए गए हैं। राइट। लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है। हम एक रियल क्लासरूम की तरह बिल्कुल एक सीक्वेंस में हर एक हेडिंग को समझेंगे। तो चलिए नोट्स की पहली हेडिंग रीड करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। हेडिंग है सिद्धांत का आधार और हाइंस की दुविधा, यानी फाउंडेशन एंड हाइंस डिलेमा। तो नोट्स के पहले हिस्से में लिखा है कि कोलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों के साक्षात्कार यानी इंटरव्यूज किए थे। एकदम सही। और ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि उन्होंने कोई पूरी तरह से नई शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने जॉन पियाजे के सिद्धांत को ही एक नया विस्तार दिया था। अच्छा, मतलब पियाजे के बेस पर ही आगे काम किया। बिल्कुल। देखिए, पियाजे ने बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर काम किया था ना, कि दिमाग कैसे विकसित होता है। तो कोलबर्ग ने सोचा कि जैसे जैसे दिमाग विकसित होता है वैसे वैसे सही और गलत की समझ कैसे विकसित होती है। राइट। और नोट्स में एक कोर कॉन्सेप्ट दिया है इसका। मैं डेफिनेशन रीड करती हूँ। बच्चे के नैतिक विकास को समझने के लिए उसके तर्क एवं चिंतन यानी लॉजिक एंड थिंकिंग को समझना जरूरी है। हाँ, इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि सारा खेल बच्चे के एक्शन का नहीं है, वो क्या कर रहा है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो क्या सोच रहा है। मतलब एक्शन के पीछे का लॉजिक। और इसी लॉजिक को समझने के लिए नोट्स में 3 प्रमुख बुक्स का जिक्र है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं रिपीट करूंगी। हाँ, बुक्स के नाम डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। पहली बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। दूसरी है 1981 में आई मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। और तीसरी भी 1981 की ही है द फिलॉसफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इन किताबों ने ना दुनिया को मोरालिटी देखने का एक नया नजरिया दिया। लेकिन जिस चीज ने इस थ्योरी को सबसे ज्यादा फेमस किया वो थी हाइंस का डिलेमा, जिसका एग्जाम्पल आपने शुरू में दिया था। वही दवा चुराने वाली कहानी ना, जिसमें हाइंस को अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी को बचाना था। एकदम वही। और यहाँ नोट्स में एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम ट्रिक दी गई है। सीटीटी 2018 में एक सवाल आया था इस पर। कोहलबर्ग के हिसाब से हाइंस को दवा चुरानी चाहिए थी या नहीं, ये अंतिम उत्तर कोई मायने ही नहीं रखता। वेट, सच में? मतलब फाइनल आंसर मैटर नहीं करता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुनिया में ना सही या गलत सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। कोहलबर्ग ये देखते थे कि बच्चा अपने जवाब के पीछे लॉजिक क्या दे रहा है। ओह, अच्छा। हाँ, जैसे मान लीजिए एक बच्चा कहता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी, और दूसरा कहता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि इससे समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो देखिए, दोनों का फाइनल आंसर सेम है। हाँ, दोनों ने कहा चोरी गलत है। राइट, लेकिन उनकी सोच का लेवल जमीन आसमान का अंतर रखता है, और वही तर्क उनका नैतिक स्तर तय करता है। ये तो सच में दिमाग खुलने वाला लॉजिक है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग है सिद्धांत की संरचना यानी आर्किटेक्चर ऑफ द थ्योरी। इसका फ्रेमवर्क समझना बहुत जरूरी है। नोट्स में क्लियर लिखा है कि इसमें कुल 3 लेवल्स हैं और हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं, यानी टोटल 6 स्टेजेस हो गई। और यहाँ एक मोस्ट आस्क्ड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये जो स्टेजेस है ना, ये एक फिक्स्ड सीक्वेंस में आती हैं, और इस सीक्वेंस को किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकता। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है ना? इसे एक सीढ़ी यानी स्टेयरकेस की तरह समझिए। आप बिना निचली सीढ़ी पर पैर रखे सीधे ऊपर नहीं जा सकते। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। पहले आपको स्टेप 1 क्लियर करना पड़ेगा, और सीटेट दिसंबर 2018 के पीवाईक्यू में यही पूछा गया था। उसमें क्लियर किया था कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मॉरल मैच्योरिटी के बीच एक बहुत गहरा रिलेशन होता है। हाँ, जैसे जैसे दिमाग मैच्योर होगा मोरालिटी भी मैच्योर होगी। तो चलिए इस स्टेयरकेस की पहली सीढ़ी पर आते हैं। हेडिंग है लेवल 1 पूर्व परंपरागत स्तर यानी प्री कन्वेंशनल लेवल। एज ग्रुप है 4 से 10 वर्ष। देखिए, इस स्तर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि मोरालिटी अभी बच्चे के अंदर नहीं आई है। यहाँ नैतिकता बाहरी मानकों से यानी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड से तय होती है। अच्छा, मतलब उसकी खुद की कोई इनर वॉइस नहीं है अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 से 10 साल के बच्चे को खुद से नहीं पता होता कि ईमानदारी क्या है। इस पर नोट्स में सीटीटी 2015 का एक एग्जाम अलर्ट दिया है कि इस लेवल पर नैतिकता का पूर्ण अभाव होता है, यानी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोरालिटी। बच्चा पूरी तरह ईगोसेंट्रिक होता है। लेकिन क्या सच में छोटे बच्चे इतने स्वार्थी होते हैं? देखिए, इसे स्वार्थ कहना ठीक नहीं होगा। इसे आप सेल्फ प्रिजर्वेशन कह लीजिए। बच्चे के लिए दुनिया बहुत बड़ी है,
तो वो सिर्फ इस बेस पर डिसीजन लेता है कि उस काम का उस पे क्या असर पड़ेगा। मतलब दांत पड़ेगी या टॉफी मिलेगी। एकदम यही। और यहीं से हमारी पहली स्टेज आती है, स्टेज 1, जिसका नाम है दंड तथा आज्ञापालन, यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसकी डेफिनेशन सिंपल है, नियमों का पालन सिर्फ सजा से बचने और शक्तिशाली लोगों के डर से होता है, जैसे माता पिता या टीचर का डर। बिल्कुल। और CTT 2019 में एक PYQ आया था। उसमें एक बच्चा हाइंस की स्टोरी पर कहता है कि हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो जेल जाएगा। अच्छा, उसने ये नहीं कहा कि केमिस्ट का नुकसान होगा? नहीं, उसका पूरा ध्यान सिर्फ सजा पर है। वो स्टेज 1 का लॉजिक लगा रहा है कि दंडा पड़ेगा इसलिए मत करो। समझ गई। लेकिन बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो आती है स्टेज 2। हेडिंग है साधनात्मक सापेक्षवादी, यानी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट। इसको टिट फॉर टैट या अदला बदली की अवस्था भी कहा गया है। हाँ। अब यहाँ एक डाउट है, अगर कोई 5 साल का बच्चा अपना खिलौना शेयर कर रहा है तो वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो बहुत दयालु है, बल्कि इसलिए कि उसे बदले में कुछ चाहिए। हाँ, साइकोलॉजी के हिसाब से तो बिल्कुल यही बात है। इससे इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट स्टेज कहते हैं। बच्चे की सोच होती है कि मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। ओ वाओ, मतलब सेल्फिशनेस। एक तरह से हाँ। नोट्स में एक इडियम दिया है, तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा। इस उम्र में रिलेशंस ना ट्रांजैक्शन जैसे होते हैं कि कल मैंने तुझे पेंसिल दी थी, आज तू मुझे इरेजर दे। अरे हाँ, क्लास में बच्चे ऐसे ही करते हैं। लेकिन पता है, मुझे तो लगता है बहुत से अडल्ट्स भी अपने ऑफिस में इसी टिट फॉर टैट लॉजिक पर काम करते हैं। और यही तो कोलबर्ग की थ्योरी का सबसे जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है। उम्र भले ही बढ़ जाए, पर अगर नैतिक विकास रुक गया ना, तो इंसान लाइफ भर उसी तुम मुझे क्या दोगे वाली स्टेज 2 में फंसा रह सकता है। बाप रे, ये तो बड़ा आई ओपनर है। तो चलिए अब लेवल 2 पर चलते हैं। हेडिंग अनाउंस कर रही हूँ, लेवल 2, परंपरागत स्तर यानी कन्वेंशनल लेवल। एज है 10 से 13 वर्ष। अब यहाँ क्या होता है? अब यहाँ बड़ा शिफ्ट आता है। यहाँ बच्चे समाज और पेरेंट्स के नियमों को ना इंटरनलाइज कर लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। अब उन्हें सिर्फ डंडे का डर नहीं है, तो किसका डर है? लोग क्या कहेंगे, कदर। अरे वाह, नोट्स में भी यही लिखा है। UPTET 2016 और MPTET 2019 के रेफरेंस के साथ कि सही गलत का डिसीजन अब सामाजिक स्वीकृति यानी सोशल अप्रूवल पर बेस्ड होता है। जो समाज की नज़र में अच्छा, वही बच्चे की नज़र में अच्छा। एकदम। और इसे स्टेज 3 बनती है, जिसे कहते हैं परस्पर एक रूप यानी इंटरपर्सनल कंकॉर्डेंस। आसान भाषा में गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज। गुड बॉय गुड गर्ल, हाँ ये तो बहुत सुना है। ये वो टीनेज वाला टाइम होता है जब बच्चों को ना वैलिडेशन चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स उन्हें अच्छा बोलें। और CTT 2016 का यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इस स्टेज में पहली बार बच्चा दूसरों की भावनाओं और इंटेंशंस पर ध्यान देता है। इंटेंशंस पर मतलब अगर हाइंस का केस हो तो वो सोचेगा कि हाइंस ने चोरी भले की, पर उसका इंटेंशन पत्नी को बचाना था। एकदम सही पकड़ा आपने। वो कहेगा हाइंस तो एक बहुत अच्छा पति है, एक्शन से ज्यादा उसकी नीयत दिखेगा। ग्रेट। अब आती है स्टेज 4। इसकी हेडिंग है अधिकार संरक्षण यानी अथॉरिटी मेंटेनिंग और लॉ एंड ऑर्डर। अब बच्चे को समझ आता है कि सिर्फ मम्मी पापा को खुश करना काफी नहीं है, सिस्टम चलाने के लिए रूल जरूरी हैं। हाँ, और इन रूल्स को फॉलो करना कंपलसरी है हर हाल में। यहाँ नोट्स में एक ट्रिक दी है। स्टेज 3 है पीपल प्लीजिंग के बारे में और स्टेज 4 है सिस्टम प्लीजिंग के बारे में। यहाँ नियम बिल्कुल पत्थर की लकीर माने जाते हैं। बिल्कुल। और इस माइंडसेट को जज करने के लिए CTT 2014 और DSSB में एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था कि ऐसे असाइनमेंट्स जो स्टूडेंट्स को बिना मदद के सीखने के लिए डिजाइन किए गए हैं, वो किस स्टेज को दिखाते हैं? बिना मदद के? शायद स्टेज 4। हाँ, क्योंकि यहाँ उम्मीद की जाती है कि बच्चा बिना किसी टीचर के सुपरविजन के सिर्फ सिस्टम और रूल्स की रिस्पेक्ट की वजह से अपना असाइनमेंट ईमानदारी से करेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे कंफ्यूजन है। क्या सिस्टम को खुश करना और रूल्स को आंख बंद करके मानना हमेशा सही होता है? आपका क्या मतलब है? मतलब हिस्ट्री में तो बहुत से रूल्स थे जो अप्रेस करते थे लोगों को। अगर कोई इंसान सिर्फ स्टेज 4 पर ही रुक गया तो वो तो गलत रूल्स के खिलाफ कभी आवाज ही नहीं उठाएगा ना। वो तो यही बोलेगा कि भाई लॉ है तो मानना पड़ेगा। बहुत ही तगड़ा सवाल पूछा है आपने। और कोलबर्ग ने भी ठीक यही सोचा था। इंसानियत सिर्फ रूल्स तक लिमिटेड नहीं रह सकती।
और इसीलिए उन्होंने अपनी बिल्डिंग की छत यानी लेवल 3 को डिफाइन किया। अच्छा, तो चलिए आखिरी लेवल की हेडिंग देखते हैं। लेवल 3 उत्तर परंपरागत स्तर यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, एज 13+। नोट्स इसको नैतिकता का सबसे उच्च स्तर यानी हाईएस्ट लेवल बताते हैं, क्योंकि यहाँ कंट्रोल पूरी तरह से इंटरनल यानी आंतरिक हो जाता है। अब किसी बाहरी सत्ता का डर नहीं है और ना ही गुड बॉय बनने का शौक। अब इंसान एब्स्ट्रैक्ट मॉरल प्रिंसिपल्स को समझने लगता है, यानी अमूर्त नैतिक सिद्धांत। सीटेट 2013 और 14 का अलर्ट भी है इसमें कि व्यक्ति सत्ताधारी समूहों से स्वतंत्र होकर अपनी नैतिक मूल्यों को खुद परिभाषित करता है। हाँ, मतलब वो अपने खुद के एथिक्स बनाता है। और इसमें आती है स्टेज 5 सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इंसान मानता है कि नियम जरूरी हैं, पर नियम इंसानों की भलाई के लिए बने हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं बना। ओह, मतलब रूल्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए। एकदम। एग्जाम्पल से समझिए, स्टेज 4 वाला कहेगा रेड लाइट है तो रुकना ही रुकना है, लेकिन स्टेज 5 वाला सोचेगा कि रेड लाइट का नियम सेफ्टी के लिए है। अगर एम्बुलेंस में कोई मर रहा है तो रेड लाइट तोड़नी चाहिए, क्योंकि इंसान की जान किसी भी ट्रैफिक रूल से ज्यादा बड़ी है। समझ गई। सीटीटी 2019 में भी यही पूछा था कि पर्सनल राइट्स और डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद आखिरी स्टेज भी तो है, स्टेज 6। हेडिंग है सार्वभौमिक नैतिक पैराग सिद्धांत यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। ये हाईएस्ट पीक है। यहाँ नोट्स कहते हैं कि जस्टिस, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स जैसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर लोग डिसीजन लेते हैं। पर अगर सब अपने खुद के प्रिंसिपल्स बनाएंगे तो क्या समाज में केओस नहीं फैलेगा? देखिए, एक बहुत ही फाइन डिफरेंस है इसमें। स्टेज 2 वाला स्वार्थी बच्चा भी रूल तोड़ता है अपने फायदे के लिए, और स्टेज 6 वाला भी रूल तोड़ता है, पर फर्क है उसकी मोटिवेशन का, उसकी नीयत का। अच्छा, नोट्स का एग्जाम्पल देखिए। किसी अन्यायपूर्ण कानून का शांतिपूर्वक विरोध करना सही है क्योंकि कानून से ज्यादा मानव जीवन महत्वपूर्ण है, जैसे गांधी जी का नमक सत्याग्रह। हाँ, या नेल्सन मंडेला जी का संघर्ष। बिल्कुल, उन्होंने कानून तोड़े पर खुद के फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। कोलबर्ग कहते थे कि बहुत कम लोग असल में स्टेज 6 तक पहुंच पाते हैं। ये सफर सच में गूज़बम्प्स देने वाला है। एक बच्चा डंडे के डर से शुरू करता है, फिर टिट फॉर टैट पे आता है, फिर समाज से तारीफ मांगता है, फिर सिस्टम को मानता है, और एंड में सब तोड़कर पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरी बहुत स्कोरिंग है, अगर आप सिर्फ इन स्टेजेस के पीछे का क्यों समझ लें। तो इसी बात पर आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। हेडिंग है द अल्टीमेट चीट शीट एंड एग्जाम ट्रिक्स। हमने जो पढ़ा उसका फटाक से रिवीजन करते हैं। नंबर 1, लेवल 1 का कीवर्ड है बाहरी नियंत्रण, डर और दंड। एकदम सही। नंबर 2, लेवल 2 का कीवर्ड है समाज के नियम और लोगों की स्वीकृति। और नंबर 3, लेवल 3 का कीवर्ड है आंतरिक आत्मा, मानवाधिकार और यूनिवर्सल एथिक्स। और देखिए, नोट्स के एंड में एक कंफ्यूजिंग पॉइंट भी क्लियर किया है जो यूके टेट 2020 में पूछा गया था। ऑप्शंस में सेंसरी मोटर स्टेज दिया हुआ था और लोग कंफ्यूज हो गए थे। अरे हाँ, सेंसरी मोटर तो जीन पियाजे की स्टेज है ना? वही तो, सेंसरी मोटर पियाजे का है, कोलबर्ग का नहीं। दोनों की वोकैबुलरी बिल्कुल अलग है, तो एग्जाम में धोखा मत खाना। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। और एक आखिरी प्रो टिप भी दी है, एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम हमेशा किसी काम के पीछे की मोटिवेशन को खोजें, सिर्फ काम को नहीं। मतलब एक्शन पे नहीं, उसकी नीयत और लॉजिक पे ध्यान दें, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। सुपर्ब। तो आज हमने इस थ्योरी को फाउंडेशन से लेकर टॉप तक कवर कर लिया। दोस्तों, आज हमने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को कंप्लीट सीक्वेंस में डिटेल से समझा। अगर आपको क्लास यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मंजिल विद अंसारी को सब्सक्राइब करें और अपने सीरियस एस्पिरेंट दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।